सो वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग हैशटैग शुक्रिया जावा के इस कोर्स में। तो पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी क्लासेस के बारे में। यहाँ तक हमने आपको बताया था कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेटा मेंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेटा मेंबर्स हो गए आपके इस स्टूडेंट डिटेल्स में, और जो भी आपका मेथड्स हुआ वो मेंबर फंक्शंस हो गए। कुछ होता है स्पेशल मेंबर फंक्शंस, जो कि होता है एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो स्पेशल मेंबर फंक्शन कहने का ये मतलब हो गया यहाँ पे कि वो भी एक मेथड ही रहेगा, वो भी एक मेथड ही रहेगा, पर वो स्पेशल टाइप का रहेगा। अब ज़रा ऐसा क्या होता है कि वो स्पेशल रहेगा, चलिए समझते हैं। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं इसके बारे में, तो एक कहाँ गया इसमें हमारा कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये तीसरा चीज़ जो कंटेन करता है वो क्या? कंस्ट्रक्टर। तो वही कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग आज भी पढ़ेंगे। और कंस्ट्रक्टर देखिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है या मेंबर फंक्शन होता है, जिसका नाम क्लास के नाम से सेम रहता है। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो मेंबर फंक्शन है सेट स्टूडेंट इन्फो हो गया है ना। अगर आप इसको स्टूडेंट डिटेल्स लिख दोगे तो वो क्लास के नाम से सेम हो जाएगा। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ और न्यू एक जावा क्लास बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर डेमो करके। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डेमो, ताकि आपको पता चले कि कंस्ट्रक्टर का डेमो ट्यूटोरियल है। तो इस क्लास में मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंस्ट्रक्टर को, मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप एक क्लास लिखते हैं, जब भी आप एक क्लास में कोड लिखते हो अपना, तो और जब उसको यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनता है। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो मेमोरी लोड होती है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ये कैसे बताया जाता है कि आप इतना मेमोरी एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, मतलब रैम में कितना मेमोरी आपको ये करना है, उसके लिए एलोकेट करना है, ये क्या कौन बताता है? तो वही ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, यही बताता है। कंस्ट्रक्टर कहने का यही मतलब हुआ कि एक कारपेंटर है, ऐसा समझिए कंस्ट्रक्टर, कि आप गए बढ़ई के पास, आपने बोला मुझे एक दरवाज़ा चाहिए, मुझे एक पलंग चाहिए, मुझे एक बेड चाहिए। तो वो पूछेगा कितना, कितने साइज़ का, कैसा। तो ठीक उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी यहाँ है। तो जैसे ही आप यहाँ कंस्ट्रक्टर डेमो लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे मान लो मैंने बनाया ऐसे मेन मेथड, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर डेमो का एक क्या बोलते हैं इसको, इक्वल टू न्यू, और कंस्ट्रक्टर डेमो, ये कहाँ चला गया भाई, ऐसे क्लिक हो जाए यार इधर, न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो। ठीक है, अब जैसे आपने लिखा है यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो, तो आपको समझ में आया कि अच्छा ऑब्जेक्ट तो बन गया, बट इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए, कितना हमको डालना होगा, मतलब। तो वो ये न्यू कीवर्ड को, ये जो कंस्ट्रक्टर डेमो है, ये जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है ऐसे करके, यही बताता है कि आप 8 बाइट या 4 बाइट या जितना भी मेमोरी आपको स्टोर करना है उतना कीजिए। ठीक है, कि एलोकेट कीजिए। तो यही बताता है। और मेमोरी एलोकेशन जब भी होती है रन टाइम पे होते हैं, हमेशा आप ये याद रखिएगा, मेमोरी एलोकेशन हमेशा रन टाइम पे ही होती है। कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लिया जाता है, वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, मतलब कि स्टैटिकली उसको बता दिया जाता है कि अच्छा इतना मेमोरी चाहिए, इतना चाहिए, चलिए अब आगे बस वो हो जाएगा, आपका एलोकेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से जैसे आपने लिखा न्यू कंस्ट्रक्टर, ये आपने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, तो न्यू क्या है, एक कीवर्ड है सिंपल सा, और कंस्ट्रक्टर डेमो ये एक कंस्ट्रक्टर है, इसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम जो है वो सेम होता है क्लास नेम की तरह। देखिए कंस्ट्रक्टर डेमो, ये हमारा क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर डेमो। क्या ये भी क्लास का नाम है ना, कंस्ट्रक्टर डेमो, देख रहा है, तो ये सेम है। तो जब आप ऐसा लिख देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कंस्ट्रक्टर बना दिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना दिए। तो ज़रा एक बात बताइए कि अभी ये प्रोग्राम जो है रन कर रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ से लिखूँ कुछ इस तरीके से कि इंट x इक्वल टू 1000, ठीक है, और इसमें मैं लिख दूँ कि कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट एक्स इक्वल टू और 1000, इस तरीके से। अरे सॉरी, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है, साउट कर दो यार, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, साउट करो, ऐसे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट, किसको प्रिंट करना है, एक्स को। ठीक है, तो जैसे आप राइट क्लिक करके यहाँ से रन कर लो एक बार कंस्ट्रक्टर डेमो को,
तो इसको जब हम रन कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप। ये देखिए आपको प्रिंट होकर मिल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है। तो ज़रा एक चीज़ और करते हैं हम कि प्रोग्राम तो चल रहा है, अच्छी बात है, ज़रा इन दोनों लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कमेंट, और मेन मेथड तो है हमारा, साउट हो गया। एक और लेते हैं, दिस इज़ डेमो, ऐसे लिख दो, प्रोग्राम इज़ रनिंग, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। इसको रीलोड एक बार रिप्ले करते हैं, फिर से चलाते हैं, रन करवाते हैं, रीरन करते हैं, तो प्रोग्राम इज़ रनिंग आपका आ गया, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपके प्रोग्राम को चलने के लिए इसको मेमोरी एलोकेट होने की ज़रूरत है, तो जब मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं तो मेमोरी एलोकेट कैसे हो गई, कितनी हो गई, ये तो आखिर कंस्ट्रक्टर से ही पता चलता है ना। यही कंस्ट्रक्टर तो बताता है इस न्यू कीवर्ड को। जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो एक काम करो भाई, ऑब्जेक्ट चलो तुम इतना मेमोरी घेर लो, ठीक है, इतना मेमोरी एलोकेट कर लो। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर डेमो, अगर यहाँ पे मैंने कोई बनाया है नहीं, इसको आप ऐसे हटा भी दो कमेंट से, फिर भी ये प्रोग्राम रन कर रहा है। आखिर कैसे, आखिर मेमोरी कैसे लोड हो जा रही है इसके लिए? तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइल टाइम पे एक कंस्ट्रक्टर बना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ नोटपैड से, और इस नोटपैड में अगर सेम यही प्रोग्राम को अगर हम और इसमें डालते हैं, ठीक है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। अगर मान लो ये नोटपैड में हमारा एक प्रोग्राम है और इसको अपन सेव करते हैं कंस्ट्रक्टर डेमो से, कंट्रोल एस कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है, और एफ ट्यूटोरियल्स में ये जा रहा है यहाँ पे, तो एक एफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ये हमारा है, और जावा के नाम से तो सेव हुआ ही नहीं यार, इसको डॉट जावा करते हैं, डॉट जावा। यहाँ से हम CMD खोल लेते हैं और इस CMD में हम लिखेंगे कि जावा सी कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट जावा जो है, इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, ये हो गया बड़ा, जावा, ठीक है, जावा, इसको डिकम्पाइल करते हैं, जावा पी कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट क्लास। जैसे इस क्लास को आप डिकम्पाइल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डेमो, पब्लिक कंस्ट्रक्टर डेमो एक क्या है, ये मेन मेथड के ऊपर देखिए क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है इसमें कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हैविंग द सेम नेम ऑफ क्लास, इट हैज़ नो एनी रिटर्न टाइप, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है, ठीक है, वॉइड। और उसके बाद क्या होता है कि प्रोग्रामर कैनॉट कॉल द कंस्ट्रक्टर, इट इज़ इम्प्लिसिटली कॉल्ड, ये खुद से कॉल होता है। मैंने आपको दिखाया कैसे ये खुद से कॉल हो जाता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं खुद से लिखते हो तो डिफ़ॉल्ट कैसे कॉल हो जाएगा कि द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द डेटा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसका जो सबसे मेन पर्पस ये है कि जो भी ये डेटा रहेगा उसको इनिशियलाइज कर देगा, कब, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर चल जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है तुरंत कंस्ट्रक्टर चल जाता है, ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर चल जाता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट बनने के तुरंत बाद एकदम कंस्ट्रक्टर चलता है और उसके बाद डेटा जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, तो क्लास का आइडेंटिफायर नेम होता है ये, और कुछ आर्गूमेंट है तो वो दीजिए, वरना ऐसे कर दीजिए उस तरीके से। और ये आप ऑब्जेक्ट जैसे बनाइएगा तो इसलिए कॉलिंग में न्यू लिखा है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और देखिए हाउ आवर प्रोग्राम रन इफ़ वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर, कैसे हमारा प्रोग्राम चल जा रहा है, तो एट द कंपाइल टाइम कंपाइलर गिव्स द डिफ़ॉल्ट कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे चल रहा है। तो ये चीज़ मैंने आप क्लियर कर दी, दो चीज़ें क्लियर की, कंस्ट्रक्टर क्या होता है वही बताता है, कंस्ट्रक्टर बताने वाला होता है, कंस्ट्रक्ट करने वाला होता है कि 8 बाइट 10 बाइट या 4 बाइट मेमोरी जो है रैम एरिया में आप रिजर्व करो, एलोकेट करवाओ, ठीक है, तो वही काम करता है। और कंस्ट्रक्टर ये देखिए आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसीलिए प्रोग्राम जो है अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो चल जाता है। तो ज़रा एक बात काम करते हैं अब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डेमो में इसको भी हटाते हैं, ठीक है, और इसको भी हटाते हैं और एक और नया क्लास बनाते हैं ज़रा फिर से हम। और आपको नया क्लास के लिए मैं करता हूँ नया एम्प्लॉय डिटेल्स, ताकि आपको मज़ा आए थोड़ा, है ना। तो एम्प्लॉय डिटेल्स इसमें बनाते हैं, आइए, और इसमें हम बनाते हैं क्या, एक
स्ट्रिंग नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ऐसे लिख देते हैं इंट आईडी, और क्या आप लिखोगे, और एक और क्या लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो यार, कुछ भी दे दो, इंट सैलरी, चलो ठीक है, ये ठीक है, इंट सैलरी। ये आपका डेटा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारे मेंबर फंक्शंस, क्या हो जाएंगे मेंबर फंक्शंस में, वाइड सेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉय डिटेल्स। चलिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसमें हम पास कर देंगे स्ट्रिंग ई नेम। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक पैरामीटराइज मेथड बनाऊंगा, उसमें वैल्यू इसका पुट करवा दूंगा, असाइन करवा दूंगा, और उसके बाद इंट ई आईडी और इंट ई सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि नेम इक्वल टू, नेम में कौन सा डाल दो, ई नेम, ई नेम की वैल्यू नेम में चली जाएगी, आईडी में वैल्यू जाएगी ई आईडी की, ठीक है, और सैलरी में वैल्यू किसकी जाएगी, ई सैलरी की। और जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा और जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो ये इतना आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। वाइड सो एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, एक ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये नहीं डालना है, बस साउट कर लेना है, और साउट करने के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे कि यहाँ पे नेम ऐसे कर दो, एम्प्लॉय, अरे यार एम्प्लॉय नेम, और इस तरीके से आप करो प्लस नेम प्लस ऐसे करो, और सैलरी, और ऐसे कर दो, एक मिनट ब्रो, ई आईडी, ठीक है, ई आईडी हो गया आपका, इसमें हो जाएगा आईडी प्लस फिर से एक ऐसे, फिर एक ये करूँगा मैं, और इसमें मैं क्या लिखना चाहूँगा इस बार, सैलरी, ठीक है, सैलरी, और सैलरी, ये हमारी सैलरी हो गई यहाँ पे। तो ये एक मेथड मैंने बताया छोटा सा। और अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग मेन मेथड में इसको कॉलिंग करवाते हैं इन सब मेथड्स की। तो मेन मेथड बनाऊंगा, इसका हमको ऑब्जेक्ट एक बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया है। यहाँ से क्लास का नाम लिखेंगे और एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू, या एम्प्लॉय रहने, चलो ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये मैंने कर दिया इस तरीके से। अब जैसे हम इस पर चलाएंगे एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट सेट एम्प्लॉय डिटेल्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम मांगेगा। तो मान लीजिए मैंने डाला राहुल, एक एम्प्लॉय है, और यहाँ से उसके बाद एक EID मांगता है। तो EID में मैंने डाला 102, ठीक है। उसके बाद क्या मांग रहा है, सैलरी, इंट भी सैलरी है। तो ई सैलरी में हमारा क्या जाएगा, मान लीजिए उसकी सैलरी है 16,000, ठीक है। तो ये 16,000 सैलरी हो गई। अब जैसे ही आप इसको करोगे एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट, ठीक है, क्या डॉट सो एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसको एक बार रन करेंगे हम, ज़रा देखते हैं हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो प्रोग्राम चल रहा है। चलिए, ये आ गया एम्प्लॉय नेम राहुल, EID 102, सैलरी 16,000। तो इतना कुछ हो रहा है हमारा, इतना तक काम कर रहा है, समझ गया। तो ये बेसिक सा एक प्रोग्राम था जो मैंने आपको रन करवा के दिखाया। अब इसी में कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, तो यही कंस्ट्रक्टर है न्यू के ये कीवर्ड के साथ जो लिखा हुआ है, यही आपको बताता है कि इतना मेमोरी आप रिजर्व कीजिए मेमोरी एरिया में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि JVM में एक आर्किटेक्चर होती है। मैं आपको वो अगले वीडियोज़ में और वीडियोज़ में मैं बताऊंगा एक बार। होता क्या है कुछ इस तरीके से कि रैम में ऐसे मेमोरी एरिया होती है, ठीक है, और JVM होता है, JVM में मेमोरी एरिया होता है इस तरीके से। और आप इसको ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए ये है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के होते हैं, दो तरीके के, हीप होता है, स्टैक होता है, मेथड एरिया होता है। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं वो ऐसे, यहाँ पे मान लो हीप है, तो यहाँ पे हीप, यहाँ पे सारा का सारा मेमोरी एरिया आ गया, यहाँ पे मेथड एरिया आ गया, मेथड। ठीक है, तो
एक जगह पे सारा का सारा वेरिएबल स्टोर हो जाता है, एक जगह पे सारा का सारा मेथड कुछ जगह मिल जाता है, इस तरीके से। तो वो कंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कितना मेमोरी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, इसीलिए जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, जैसे मान लो ये जो हमारा इतना हो रहा है, इसको भी मैं मिटाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट मान लो ये रैम एरिया में जगह है JVM में, ठीक है, मेमोरी की। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 आ गया यहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 OBJ1, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार और आपने ऑब्जेक्ट बना दिया इस तरीके से, एम्प्लॉय डिटेल्स 2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स। तो इसको ठीक लिखने से ही जैसे आप प्रोग्राम रन करोगे तो एक और इसमें जगह बन जाएगा, इसी में यहाँ पे एक और जगह इस तरीके से बन जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 करके ये ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, एड्रेस जैसे आपका घर का एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस है, उसी तरीके से इसके घर का एड्रेस है। तो इसका घर का एड्रेस होता है कुछ, इसके घर का भी कुछ एड्रेस होगा, इन दोनों का एड्रेस होगा, कहाँ पे पाया जाएगा। मतलब एक मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो जैसे ही आप इसको करोगे, ज़रा साउट करिए और एम्प्लॉय डिटेल्स को प्रिंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स को देखते हैं क्या ये रेफरेंस आईडी जो है ये क्या होल्ड करके रखता है। तो जैसे ही आप देखोगे तो देखो oops.employee_details@ एक हेक्सा कोड रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जो हेक्सा कोड है ना, यही इसकी एड्रेस है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब भी आप इस एड्रेस पे कुछ भी काम करोगे, इस वाले रेफरेंस आईडी पे, तो ये एड्रेस किसको डिनोट करेगा? ये एड्रेस अगर इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? नेम इक्वल टू क्या? राहुल, इस तरीके से। आईडी इक्वल टू क्या हमने डाला था यहाँ से, तो 102 इस तरीके से, ठीक है, 102। और फिर आपका क्या आ जाता है? सैलरी, ठीक है, सैलरी कितना? 16,000, इस तरीके से। और ठीक उसी तरीके से दूसरा वाला में जब जाओगे, आप दूसरा बनाओगे, तो ज़रा एक बार वो भी प्रिंट करके देखते हैं, साउट करते हैं वो क्या होल्ड करता है। एम्प्लॉय डिटेल्स 2, ये रेफरेंस आईडी क्या होल्ड करके रखती है? रेफरेंस वेरिएबल। तो जब आप देखोगे तो दोनों अलग अलग आ जाएगा। देखो ये देखो, इसका कोड कुछ अलग है, इसका एड्रेस कुछ अलग है। तो इसीलिए जब आप अब इसमें कुछ सेट करोगे, मैंने आपको ये तो दिखा ही दिया, तो जब आप कुछ इसमें सेट करोगे एम्प्लॉय डिटेल्स 2 पे, तो वो अलग रिफ्लेक्ट होता है। और जब जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब जब आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, न्यू लिख के, तब तक एक नए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, और आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम जो है फिर चल जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉय डिटेल्स 2 में अगर हम रखें और सेट एम्प्लॉय डिटेल्स करें और यहाँ पे लिखें कि श्याम, ठीक है, और ये श्याम जो है इनका कोड है, इसका कोड है 603, ठीक है, और इनकी सैलरी है 21,000। ओके, अब इसको ज़रा शो करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स 2.show एम्प्लॉय डिटेल्स। और जब आप रन करोगे तो क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसके थ्रू, इस रेफरेंस आईडी के थ्रू, ठीक है, ये रेफरेंस जो है, रेफरेंस वेरिएबल जो है, ये रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू यहाँ आ जा रहा है इस एड्रेस पे, जो एड्रेस था यहाँ पे, इस एड्रेस पे इसका मतलब। और इस ऑब्जेक्ट 1 में क्या हो जाएगा? नेम के जगह क्या आ जाएगा? श्याम। ऐसे श्याम इंटर हो जा रहा है, आईडी की जगह 603 आ जा रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है आपका? सैलरी की जगह यहाँ से 21,000 आ जा रहा है। समझ गए? तो ये रैम एरिया में जब भी मेमोरी रिजर्व होती है तो कंस्ट्रक्टर आपको बताता है इतना मेमोरी रिजर्व कीजिए, डेटा को असाइन कीजिए, इस तरीके से काम कीजिए। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है। आगे भी बहुत सारे यूज हैं जो मैं आपको डिस्कस करूँगा, और अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि ये कंस्ट्रक्टर का यूज है। समझ गए? तो ज़रा एक बात बताइए, एक और चीज़। इतना तो हमने देख लिया कि चलो भाई इतना कर सकते हैं हम लोग, तो क्या एक चीज़ और हम कर सकते हैं? जो मैं इतना लिख रहा हूँ, इतना सारा कुछ लिख रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये कब हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब ये मेथड कॉल हो रहा है, तब सेट हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बने रन टाइम पे, जैसे ही ये रैम में लोड हो जाए ये क्लास, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने इसका, वैसे ही मतलब सेम टाइम पे मेरा डेटा जो है वो भी सेट हो जाना चाहिए। ये सब मेरा डेटा जो है वो सेट हो जाना चाहिए। तब मैं क्या करूँगा? ठीक है,
तब मैं क्या करूँगा, है ना। आप ये भी क्वेश्चन तो हो सकता है, तब मैं क्या करूँगा। तो जैसे मतलब क्वेश्चन पहले समझिए कि ये अभी क्या हो रहा है कि अभी डेटा सेट हो रहा है। अभी कब सेट हो रहा है, जब डेटा आप जब ऑब्जेक्ट जो है बन रहा है, ये मेथड सेट एम्प्लॉय डिटेल्स कॉल हो रही है तब। बट आप चाहते हो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने तुरंत से ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब जो भी डेटा है वो इसमें असाइन हो जाए। तब कैसे होगा, तब कैसे करोगे। तो वहाँ भी आप क्या यूज कर सकते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे वो देखिए। मैं इन सब चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, ये सब को हटा देता हूँ। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही वो काम हो जाएगा। कैसे होगा वो चलिए देखते हैं। तो अभी इतना कुछ मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, सिंपल सा बात है, वो इसको मेमोरी बताता है कि कितना आपको एलोकेट करवानी है, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय डिटेल्स। और जब आप इसको ऐसे लिख दोगे तो ये एक बन गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या बन गया, ये बन गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इसमें कुछ लिखोगे कोड, तो जैसे ही ये लोड होगा मेमोरी में, जैसे ही मेमोरी में ये क्लास लोड होगा, वैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा और आपको इसमें जो भी आप काम करोगे वो लिख देगा। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, ठीक है, हमारा हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे, और जैसे ही एक अब हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, वो सब तो मैंने आपको एम्प्लॉई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई डिटेल्स। देखिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो स्लो थोड़ा सा स्पीड है। आपको अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप 1.25 और 1.5x पे देख लेना, ठीक है। बट मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो एम्प्लॉय डिटेल्स इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स हो गया। अब जैसे ये कॉल हो रहा है यहाँ से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही है, मतलब ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो, और जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तुरंत से देखना वो आ जाएगा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। देखो मैंने तो इसको लिखा था यहाँ, तो इस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर लोड हो जा रहा है। तो क्या हम इसमें कंस्ट्रक्टर में पास कर दें इसकी वैल्यू, तब पास हो जाएगी? जी बिल्कुल हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ क्या लिखते हैं इसमें स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ई नेम। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इंट EID, ठीक है, इंट ई सैलरी, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर में अब हम ऐसा पास कर दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, नेम इक्वल टू ई नेम, इस तरीके से ID इक्वल टू EID, ठीक है। और उसके बाद सैलरी में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, इस ई सैलरी की वैल्यू जानी चाहिए, ई सैलरी, इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो देखो ये रेड एरर दे दिया ना। अब आप इसको चलाओगे तो ये चलेगा ही नहीं, कहेगा कि भाई आपने, एक बात बताइए, आप तो यहाँ कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बना दिए हैं। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और आप कॉल कौन सा करना है, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, आपने वैल्यू दिया नहीं। तब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा क्या, एम्प्लॉय में नेम डालना पड़ेगा। नेम में मान लो मैंने डाला रोहन व्यास, ठीक है, मान लो ये कॉमा लगाया मैंने, 306 इसका एम्प्लॉय ID हो गया, और 65,000 मान लो इसका सैलरी हो गया। तो अब क्या होगा, आप जैसे ही इसको अभी रन करोगे तो ये सेट हो जाएगा। अभी भी ये गेट नहीं हुआ है, क्या है, ये सेट हुआ है सिर्फ, ठीक है, ये प्रोग्राम चल गया। तो अब आप प्रोग्राम जब चला तो ये सेट हो गया हमारा ये वाला। अब इसके बाद अगर आप इसी में लिख दो, क्या लिखो कि साउट करो, इसके बाद सेट करने के बाद क्या साउट करो मेरा, कि नेम की वैल्यू साउट करो, ठीक है, और फिर साउट करो क्या, ID की वैल्यू साउट करो, ठीक है, फिर क्या साउट करो। और वो आप यहाँ से तो वैसे ये सही तरीका नहीं है, आप नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सैलरी साउट करो, और एक बार ये प्रिंट करते हैं हम। जैसे ही आप इसको फिर से रीरन करेंगे और लोड करेंगे तो ये देखिए रोहन व्यास 306, 65,000 सैलरी आपका जो है वो प्रिंट होके आ गया। आप इसको यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, ई डॉट ऐसे करके एक मेथड बना के अलग से। बट ये देखिए समझ में आपको इतना कैसे हो रहा है। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक लिखा होगा इसमें कंस्ट्रक्टर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आएगा मोर अबाउट कंस्ट्रक्टर,
मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले बता दिया। और व्हेन वी मेक कंस्ट्रक्टर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब क्या होता है कि इसकी एंटिटी जो है मेमोरी में लोड हो जाती है, ठीक है, इसको मेमोरी एलोकेट हो जाता है। तो जैसे ही प्रोग्राम रन करता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को मेमोरी मिल जाती है, और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है, डेटा को इनिशियलाइज कर देता है। और व्हेन वी वांट टू इनिशियलाइज द डेटा ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन वी कैन राइट द कोड इन द कंस्ट्रक्टर। जब भी हमको कोई डेटा को इनिशियलाइज करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में कोड को लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अभी। तो इस तरीके से मैंने लिखा और ये काम हो गया हमारा। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया कि ये देखिए स्टूडेंट है, स्ट्रिंग नेम इंट रोल, इस तरीके से मैंने इसमें पैरामीटर पास कर दिया। और जब एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपको अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत है जो आपने बनाया है। तो ज़रा एक बात बताइए कि क्या मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना दूँ, इसको भी बना दूँ तो कौन सा चलेगा। एम्प्लॉई डिटेल्स, और मैंने यहाँ से ऐसे बना दिया और इसको यहाँ ऐसे बना दिया और लिख दिया साउट दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ से, और एम्प्लॉय डिटेल्स E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स। तो क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। जैसे रन किया तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसमें मैंने कोई आर्गूमेंट्स पास नहीं ये नहीं किया, पेस्ट नहीं किया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप कोई भी आर्गूमेंट नहीं डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर मैंने कुछ भी पास नहीं किया इसमें, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। और देखिए जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चला, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही चला। तो ये टोटली ऑब्जेक्ट बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट जब बना रहे हैं तो कौन से कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। कैसे कॉल होता है समझ में आया आपको, कैसे कॉल हो रहा है। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही आप लिख रहे हो तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि आप एक्सप्लिसिटली इसको लिख नहीं रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम मिटा देंगे इस तरीके से, बट मैं आपको समझने के लिए बताया। यहाँ से कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जा रहा है जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो, और जब डिफ़ॉल्ट बना रहे हो तो डिफ़ॉल्ट हो जा रहा है, जब पैरामीटर वाला बना रहे हो तो पैरामीटराइज्ड हो जा रहा है। तो ये दो चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी समझाने के लिए कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इतना तक आपको समझ में आया क्या है काम कंस्ट्रक्टर का और कैसे ये कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो ज़रा देखिए उतना कोड जो आपने ये सब लिखा था कितना आसान कोड हो गया है ना, कंस्ट्रक्टर को पता होने से। आ रहा है समझ, ये काफ़ी छोटा कोड हो गया, बस इतना में हमने सारा काम कर लिया। तो ये कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनते ही जब आपको कुछ काम करना है, मान लीजिए कभी आपको डेटाबेस से कनेक्शन करवानी है, ऑब्जेक्ट बनते ही आप चाहे डेटाबेस से कनेक्शन करवा लिया अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो वहाँ से कुछ चेक करना है तो वो हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इनिट ब्लॉक जो भी होते हैं ये सब। बाकी कंस्ट्रक्टर में ये था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ये मैंने आपको बता दिया, तो ये इंपॉर्टेंट था, समझ गए। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कारपेंटर के जैसा होता है। वैसे मत बोलना डायरेक्ट किसी को। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि डेटा को इनिशियलाइज करवाता है, और ऑब्जेक्ट को जब वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में लोड हो रही होती है तब उसको ये बताता है रन टाइम पे कि आपको कितना मेमोरी जो है वो एलोकेट करना है, ठीक है, कितना मेमोरी एलोकेशन करनी है, क्या कैसे करनी है वो बताता है, कितना करना है, 4 बाइट 5 बाइट 6 बाइट 10 बाइट, ठीक है, उस तरीके से। तो वो बताता है, कौन बताता है, कंस्ट्रक्टर। और कैसे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होती है, जब आप कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा अगर आपने बनाया है तो। अगर आपने दूसरा बनाया है, पैरामीटर वाला नहीं बनाया है, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप नहीं भी बनाओगे तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है। ये हो गई इसकी समरी। तो आई होप कि आज आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में सारी कहानी समझ में आई होगी। और फिर इसी तरीके से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टाइम इसी वीडियो में।